आज सभी प्रेस बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आज केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी जो है हम सबसे मुखातिब होंगे। मेरे साथ मंच पर आसीन कविंदर गुप्ता जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर नरेंद्र जी, हमारे मंत्री और विधायक आरएसपुरा से और बाहू से हमारे विधायक विक्रम जी, मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सबके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुखातिब होंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः रूप से हम सब जानते हैं कि एक काला धब्बा, अगर हम लोग भारत के इतिहास की बात करें, इमरजेंसी के रूप पर हम सबके ऊपर थोपा गया 25 जून 1975 और आज 50 वर्ष पूर्ण हुए। उसी के संदर्भ में ये 25, 26, 27 3 दिन रखे गए थे, जिसमें पार्टी की तरफ से सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। हालांकि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे ही इस प्रदेश के हिस्सा हैं, हमारे ही यहाँ के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन केंद्रीय पार्टी की तरफ से उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए ड्यूटी दी गई थी। तो मैं सीधे तौर पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कहूँगा कि सभी प्रेस बंधुओं को के साथ जो है वो मुखातिब है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक विक्रम रंधावा जी। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि दोस्तों इमरजेंसी के मौजू को लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, तो बहुत लंबा समय ना लेते हुए सीधा चर्चा पे आते हुए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये हम इमरजेंसी की बातचीत, ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि एक ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। वो शायद इसलिए कि अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना, और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का ये कालखंड रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसका जीवन अछूता रहा। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके गुजारा करना पड़ा, और किसी किसी की तो नसबंदी भी हो गई। और इसी दौरान देश ने और विश्व ने कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे। कई पुरानी धारणाएं जाती रहीं, कई नई परसेप्शंस बनी। जयप्रकाश नारायण जो आज़ादी से पहले के नेता थे, एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती रही। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए
कि इस समय देश को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में क्षितिज पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके, ऐसे पहले न था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर, जिन्हें पहले यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी ना किसी तरह से हरेक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी तब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने वो संघ की एक शाखा लगती थी, जिसे युवा शाखा कहा करते थे। और मैं तो नहीं जाता था शाखा में, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी। लेकिन जो हमारे आगे पीछे से हमारे सीनियर्स थे, वो मेरे ही कमरे में अपने कपड़े बदलते और जाते। और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज का टूर वूर आया होगा। लेकिन 2-1 दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के साथ उनका मत पूछिएगा किसी को, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने चले गए। और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों पर किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई जमाना नहीं देखा। इस तरह का आयोजन होता तो एकदम यहाँ छापा पड़ता और आपको उठा करके ले जाते, ना घर वालों को पता रहता ना दफ्तर वालों को। इसलिए कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बार दोहराई भी जा रही हैं। और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले कुछ एक दिन से बार बार सुनते रह रहे हैं, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। द जेनेसिस ऑफ इमरजेंसी, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या थी। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी was a cumulative outcome of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885, जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की। वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड British officers and the new elite of Indians emerging after Macaulay's English education। यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग, और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था, और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले ये कह रहे हैं तो ये भी कह गए। तो आई हैव लर्न नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिढोरा पीटे, और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, बट आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड। 1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारी हों और हमारे अधिकारियों के बीच
home dominion ruled by a governor general and a governor general appointed by British Empire. और 1930 का वो वर्ष था, शायद नए लोगों के ध्यान में ना हो, जबकि भगत सिंह पर ट्रायल चल रहा था लाहौर में, और रोज अखबारों में इसकी खबरें पढ़ने को मिलती। देश भर में नौजवान उत्तेजित था और भगत सिंह का यही इल्जाम था कि उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस होम रूल की ही मांग कर रही थी। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन आई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज द लाहौर सेशन 1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि अवसरवादिता की राजनीति, इसलिए कि सारा 1900 उसी अधिवेशन, जो अधिवेशन मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक 1931 में हुआ, उसके ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि वो अलग थलग पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वी डिमांड इंडिपेंडेंस। अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आज़ादी को। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की जंग लड़ी है, तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आज़ादी करीब है। और अगर आप उससे पहले जाए, आज से 120-24 साल पहले 1901 में मदन लाल डींगरा, जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता इतिहास में, उन्होंने लंदन में एक अंग्रेज हुक्मरान साइरस विली की हत्या की थी। उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने ना इस फैसले का विरोध किया, ना उनके लिए अपील की, बल्कि रेजोल्यूशन पास करके इस बात की निंदा की कि जो मदन लाल डींगरा ने काम किया है ये उचित नहीं। और बदकिस्मती से गांधी जी ने भी कांग्रेस की इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया था। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, अगर आप आर्काइव्स में जाए। मदन लाल डींगरा जितनी देर जेल खाने में रहे अपनी फांसी के इंतजार में, उनसे कोई मिलने नहीं गया। ये 124 साल पुरानी कांग्रेस तो दूर रही, वो तो ऑफिशियली इट वाज अगेंस्ट। एक व्यक्ति सिर्फ जो उनको जेल खाने में मिलने गया, उसका नाम था वीर सावरकर। वही वीर सावरकर जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, हम थे। वीर सावरकर उस समय भी स्वतंत्रता का जंग लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी औपचारिक प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता की शब्द को इस्तेमाल करने से चूक कर जाती। और जैसे मैंने कहा कि आखिरी 17 वर्ष तो वो थे कि जब सबको लगने लगा था कि आज़ादी आने लगी। और फिर भी क्या हुआ, सन 1946 में जब अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, ये तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा वही आगे चलकर स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री का पद भी संभालेगा। गांधी जी ने अपील की कि सब नेहरू को वोट दें, नेहरू का समर्थन करें। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटीज थी उसमें देश में। गांधी जी की अपील के बावजूद 12 कमेटीज ने सरदार पटेल को समर्थन दिया, गांधी की अपील को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन फिर गांधी जी ने किसी तरह से पटेल को बना लिया, रजामंद करवा दिया, और नेहरू प्रधानमंत्री भी बन गए, अध्यक्ष बने, फिर प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि गांधी हैज वंस अगेन सैक्रिफाइड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट इन फेवर ऑफ ग्लैमरस नेहरू। तो कहने का तात्पर्य कि अवसरवादिता ये एक डीएनए, ये संस्कार आरंभ से चल रहा था, ये कोई रातों रात नहीं जागा। और दूसरी बात, भगत सिंह की फांसी के बाद एक और बात हुई जिसका अक्सर जिक्र कम किया जाता है। पहली बार पॉलिटिकल प्रिजनर की परिभाषा अंकित की गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव आ गया। और ये जितने भी जेल खाने आना जाना रहा नेहरू जी का और उनके साथियों का, अधिकतर 1933 के बाद हुआ, जबकि जेल में अखबार भी मिलती थी, किताब भी मिलती थी। तभी तो वो अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख पाए, अपनी बेटी को खत लिखते थे, जिसके आधार पर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की कंपाइलेशन बनी। अगर उससे पहले होता तो ये भी काला पानी गए होते, जैसे वीर सावरकर गए। जम्मू के हमारे कैप्टन कॉमरेड धनवंतरी थे, लेकिन जब इनकी संघर्ष की बारी आई तो संघर्ष भी सरल हो चुका था और अंग्रेज भी जाने की तैयारी में थे। और अब
जबकि हम कहानी इतनी लंबी को छोटा करते हुए, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, the immediate genesis of emergency is intertwined or intermingled with the genesis of the psyche and the mindset of Mrs. Gandhi. अगर आप 1975 से 10 वर्ष पीछे जाएं तो 1965 में ताशकंद का पैक्ट हुआ। उसके अगले ही बरस जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, लेकिन उस समय अध्यक्ष थे कामराज। उन्होंने मैनिपुलेट करके इंदिरा जी को बिठाया और ये सोच उनकी थी कि इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री होगी, कठपुतली बनकर उनके लिए चलेगी। ये भी कहा गया कि मोम की गुड़िया को बिठाया जा रहा, गूंगी गुड़िया। लेकिन इंदिरा जी चतुर निकली। 3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया। 1959 में कांग्रेस को तकसीम कर दिया गया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कांग्रेस के मनोनीत उम्मीदवार संजीवा रेड्डी के खिलाफ अपना कैंडिडेट गिरी खड़े किए और फिर उनकी खुशकिस्मती के 1971 का जंग हुआ, जिससे उनका रुतबा बढ़ गया और उसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक अथॉरिटेरियन रूल का एक नया अध्याय शुरू किया जब आगमन होता है संजय गांधी का। और इस कदर इनसिक्योरिटी थी इंदिरा जी के भीतर कि किसी पर विश्वास नहीं था। चापलूसों ने घेर लिया। डीके बरुआ जैसे अध्यक्ष बने, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और सारी कमान संजय गांधी को दे दी गई। इंदिरा जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय पीएन हक्सर, कश्मीरी पंडित समाज से ही उनका ताल्लुक था। उन्होंने लिखा था कि शी इज ब्लाइंड एज फार एज दिस बॉय इज कंसर्न, और बाद में इसी बात को लेकर के उन्होंने इंदिरा जी से किनारा कशी भी कर दी। और फिर 1-2 साल के भीतर ही ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ। 1974 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, गुजरात और बिहार से शुरू हुआ। उसी साल जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे में एजिटेशन शुरू हुई। 1975 के आरंभ में गुजरात का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार गई एंड द टर्निंग पॉइंट वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, जो 12 जून 1975 को। और उसके बाद जेपी ने जो अपना जो मूवमेंट 1974 का था उसको जरा और तीव्र गति दी और इनके त्याग पत्र की मांग की गई। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये नारा दिया रामधारी सिंह दिनकर का। और 25 जून को इत्तेफाक से युवा छात्रों के रूप में, एक बालक के रूप में हमें भी पहली बार वाजपेयी जी का भाषण सुनने को मिला, जब उन्होंने बड़ी शायराना अंदाज में कहा था कि जागने का समय है, घरों में गृहिणियां जागे, सीमाओं पे सेनानी जागे, हर नागरिक इस देश का जाग उठे, समय आया है। और उसी रात इमरजेंसी की घोषणा की गई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को नींद से जगा करके, और फिर कोई कचहरी ना जाए तो उसके लिए 38th अमेंडमेंट लाया गया। उसके बाद सीरीज ऑफ अमेंडमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा नोटोरियस अमेंडमेंट रहा 42-43, जिसके अंतर्गत सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। कल ही दत्तात्रेय जी ने एक गोष्ठी में मांग की है कि इनको हटा दिया जाए। और उसी के अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा जी के पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी कि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में कैसा उसका दुरुपयोग हुआ, इसकी भी चर्चा कम की जाती है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। जो ही अवधि काल 6 साल किया गया, तुरंत शेख अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल कर दिया। लेकिन 3 ही बरस के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस प्रावधान को रिवर्स किया गया। देश की सारी विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 साल कर दिया गया, लेकिन उस समय 370 का दुरुपयोग करते हुए उस कानून को नहीं अपनाया गया। और 5-6 अगस्त 2019 तक, जब तक अनुच्छेद 370 चला, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल चला। यानी यहां की तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी के एक प्रावधान का भी दुरुपयोग किया और 370 को उसके जोड़ करके डबल मिसयूज कैसे की जाती है इसकी एक मिसाल पेश की। और इसलिए बहुत समय ना लेते हुए, अब इमरजेंसी तो चली गई है, लेकिन ये इस तरह की गोष्ठियां करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट, वो अभी जिंदा है।
जैसे आखिरी सीन में राज कपूर ने आवारा में कहा कि मुझे तो सजा दे रहे हैं आप, लेकिन जिस गटर से मैं निकल के आया वो गटर अभी भी है और उसके किनारे अभी भी बच्चे पल रहे हैं। तो ये परवर्ट मेंटेलिटी का माइंडसेट इज स्टिल हॉन्टिंग अस in the form of subjugation to dynasty, in the form of hypocritic flaunting of this book of constitution, and most importantly, by underplaying inconvenient truths and overplaying convenient half-truths. और इसलिए आखिर में हमारा यही संदेश रहेगा कि अगर हमने इस प्रजातंत्र की यात्रा को इसी तरह से जारी रखना है, if the march of democracy has to move uninterrupted to the pedestal of Viksit Bharat, then it is imperative and important to check emergency and to check that mindset which, when faced with public dissent, has the tendency to throttle the channels of democracy. और इसको हम भूल नहीं सकते, हम भुलाने देंगे भी नहीं। अगली संतान, अगली नस्लों को याद कराते रहेंगे। अंग्रेजी में ये कहावत है, डोंट वाइट वॉश द स्टिग्मा लेस्ट वी फॉरगेट। अगर दीवार पर कोई दाग लगा के जाता है तो जल्दी में उसे मिटाने की कोशिश ना करिए, ताकि वो दाग आपको याद करवाता रहे, आपको सतर्क करता रहे कि ये बदनुमा काम करने वाला कौन था, हम उससे आगा रहे। धन्यवाद। कोई